हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और अभी तक हमने इस पे काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में पढ़ रहे होंगे और सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, यानी द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। तो ये क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि सारे जो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं उनका PDF कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जो है डीप और जो ब्रीफ सॉल्यूशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट के बारे में। देखिए, हमने क्या पढ़ा कि किसी भी परमाणु का लगभग समस्त धनावेश और मोस्ट ऑफ द द्रव्यमान जो है वो एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है जिसे हमने नाभिक कहा था। ठीक है, यानी कि किसी भी परमाणु का अधिकांश या लगभग समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो किसी नाभिक के द्रव्यमान को अगर हम मेजर करना चाहें तो मैं बता चुका हूँ उसको मेजर किया जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। ठीक है, किससे मेजर किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो कि सर मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो। मैं इसका अलग से एक एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली काम कैसे करता है। तो किसी नाभिक के द्रव्यमान को या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसका जो एनालिटिकल मेथड है उसे मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। उसके द्वारा हम किसी भी पार्टिकल या नाभिक के द्रव्यमान को मेजर कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी नाभिक के द्रव्यमान को मापें तो नाभिक का द्रव्यमान किसके बराबर आना चाहिए, उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल द्रव्यमान के योग के बराबर। समझिए मेरी बात, अगर हम किसी एक नाभिक की बात करें जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, और इस नाभिक का अगर हम द्रव्यमान मापें तो हिसाब से इसका द्रव्यमान किसके बराबर आना चाहिए, इसका द्रव्यमान 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए। यही वास्तविकता होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो कि अगर हम किसी नाभिक के द्रव्यमान को मापें जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो उस पूरे नाभिक का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो ऐसा ही कुछ हुआ कि किसी थैले में हमने 4 आलू रखे तो पूरे थैले का द्रव्यमान जो है वो 4 आलू के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस नाभिक का द्रव्यमान इसके पार्टिकल्स के द्रव्यमान से हमेशा कम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। यानी कि जब अपन नाभिक को मेजर करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ में तो उसका द्रव्यमान उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान से हमेशा कम प्राप्त होता है, और द्रव्यमान में इसी कमी को हम इसका मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मेरी बात समझ गए कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी उसके न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। द्रव्यमान में इसी कमी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ठीक है गाइस, इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम द्रव्यमान क्षति को समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। द्रव्यमान क्षति बेसिकली क्या होती है, तो किसी नाभिक का द्रव्यमान, किसी नाभिक का द्रव्यमान सदैव उसके न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो उसके न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति। यानी मास डिफेक्ट कहलाती है। क्या बताया मैंने
कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान जो है वो उसके न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, और द्रव्यमान में इसी कमी को हम उसकी द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि द्रव्यमान मापने की जो छोटी यूनिट होती है एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। और ये भी देखा था कि एक AMU या हम सीधे इसको U लिखते हैं तो एक U का मान किसके बराबर था, 1.66054 10⁻⁻27 kg। ये एक U का द्रव्यमान था। ठीक है, हमने पढ़ा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान को भी हमने डिस्कस किया था। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन से थोड़ा हल्का होता है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान U के केस में, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में होता है 1.00727 U के आसपास होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00727 U के बराबर होता है। और एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान अगर हम देखें तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866 U होता है। ठीक है, मैं इस U को थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूं ताकि ये U दिखे, नहीं तो आपको ये 4 दिखेगा। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान U के फॉर्म में अगर लिखे तो हालांकि हमें एक U ही लिखते हैं, लेकिन अगर व्यवस्थित तौर पे अगर लिखे पूरा तो इसका मान होता है लगभग 1.00727 U, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.00866 U के बराबर। ठीक है, अब हम किसी हीलियम के नाभिक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, किसी हीलियम के नाभिक की बात करते हैं। तो हीलियम के नाभिक में अगर हम बात करें फॉर हीलियम, तो हीलियम के नाभिक को किस प्रकार से लिखते हैं, 2He4, यानी कि इसमें दो तो होता है प्रोटॉन्स और दो ही क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। यही होता है, अगर हम हीलियम के नाभिक की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम का नाभिक किस प्रकार से होगा, हीलियम के नाभिक में मेरे पास 2 होंगे प्रोटॉन्स और 2 होंगे मेरे पास क्या, न्यूट्रॉन्स। तो इस हिसाब से अगर मैं इस हीलियम के नाभिक को मेजर करना चाहूँ तो इस हीलियम के पूरे नाभिक का द्रव्यमान किसके बराबर आना चाहिए, इस हीलियम के पूरे नाभिक का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो मैं बता चुका कि 2 न्यूट्रॉन्स और प्लस 2 प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए कि इस पूरे हीलियम के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पूरे हीलियम नाभिक का द्रव्यमान इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। अब समझते हैं वास्तविकता में किस प्रकार का काम होना चाहिए था। तो समझिए, अगर हम पूरे हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें, अलग अलग इसको अगर मापे तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मेरे पास कितना है, ये है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मेरे पास ये है। तो हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन्स है, 2 तो प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो अगर हम बात करें कि 2 प्रोटॉन्स का द्रव्यमान किसके बराबर आएगा, तो 2 प्रोटॉन्स के द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको 2 से गुणा करते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से अपन करेंगे 7 दूने 14 और ये 5, 1454 002, ये मेरे पास आ जाएगा 2.001454 U के बराबर। ये 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाले यहाँ से, तो 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर आएगा, इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ जाएगा 12 13 1 1732 और 2.00, ये 2 न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान का बराबर आ जाएगा। अगर हम बात करें इन दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान को जोड़े, यानी ये चारों का द्रव्यमान आ जाएगा, तो इस केस में 2 प्रोटॉन्स और प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, ये 8 7 4 11 और ये 3004 पॉइंट, ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान। इतना आना चाहिए हम अगर इन सभी के द्रव्यमान को जोड़े तो। लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ से जब हम इस हीलियम के नाभिक को मेजर करते हैं, किससे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से जब हम इस हीलियम के नाभिक को मेजर करते हैं तो इस हीलियम के नाभिक का मेरे पास कितना द्रव्यमान आता है, हीलियम के न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान मेरे पास आता है वो मेरे पास आ जाता है 4.000153 U के पास 153 U के बराबर आता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो हमारे पास आता है 4.003186 U के बराबर, लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ से जब डायरेक्ट हम न्यूक्लियस को मेजर करते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, तो उसका द्रव्यमान आता है 4.000153 U के बराबर। तो हम क्या देखते हैं कि इसके न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा है,
या नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियस के द्रव्यमान से क्या है, कम है। और कितना कम है वो अपन मेजर करें तो हम इसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें से इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, इसमें से माइनस करें तो ये 3, ये आ जाएगा एक में से ये गया 3, ये आ जाएगा 0 3 0 0 0.u, और ये इससे कितना कम है, ये इससे 0.003033 u कम है। और द्रव्यमान में इसी कमी को हम इसकी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। द्रव्यमान क्षति बेसिकली क्या होती है कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान से हमेशा कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में इसी कमी को हम उसकी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। और इसे हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम से। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो डायग्रामेटिकली आप किस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूं, डायग्रामेटिकली मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं, देखिएगा इस डायग्रामेटिकली ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। इस साइड अगर मैं हीलियम का नाभिक रख देता हूं, ठीक है, ये मैं रख देता हूं हीलियम का नाभिक, ये हीलियम का नाभिक, और इधर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को अलग से मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो हमेशा ही हम ये देखते हैं कि इस नाभिक का जो द्रव्यमान है वो इनके न्यूक्लियस के द्रव्यमान से कम आएगा, मतलब ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जितनी कमी होगी द्रव्यमान में उसे हम उसकी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इसकी द्रव्यमान क्षति। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये एक्स्ट्रा द्रव्यमान यहाँ पे रखना होगा और ये एक्स्ट्रा द्रव्यमान इसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान क्षति। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये बताया कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा ही उसके न्यूक्लियस के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है और द्रव्यमान में इसी कमी को हम उसकी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, द्रव्यमान क्षति। अब पहले ये जान लेते हैं कि ये द्रव्यमान क्षति का कारण क्या है, ठीक है। द्रव्यमान क्षति का एक बहुत स्पेसिफाइड फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्षति किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान में से नाभिक के द्रव्यमान को क्या करेंगे, माइनस। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान में से नाभिक के द्रव्यमान को माइनस करेंगे। तो देखिए प्रोटॉन्स का द्रव्यमान, पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की संख्या, कितने प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह आ जाएगा Z। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, Mn। तो टोटल प्रोटॉन्स का द्रव्यमान आ जाएगा ZMn प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। तो किसी भी नाभिक को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी नाभिक को रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA से। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो इस A में से Z को क्या किया जाता है, माइनस। ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है A माइनस Z। इतने न्यूट्रॉन्स होंगे और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, Mn। तो ये तो आगे प्रोटॉन्स का द्रव्यमान, समस्त प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये आ गया समस्त न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान। और इसमें से किसको माइनस करेंगे, इसमें से नाभिक के द्रव्यमान को माइनस करेंगे। तो नाभिक के द्रव्यमान को हम लिख लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। तो ये द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला आ जाएगा। किसका फॉर्मूला आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति का। द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, जहाँ पे Z क्या है, जहाँ Z है प्रोटॉन्स की संख्या, Z क्या है मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। देखो इसको रफ कर देता हूँ और मैं अलग से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। चलिए इस पूरे को रफ कर देता हूँ। तो ये द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, जहाँ पर Z क्या है, जहाँ Z है प्रोटॉन्स की संख्या, Z है प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक है। A माइनस Z क्या है, वो है न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या। M P क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। M N क्या है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और M क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। और डेल्टा M क्या है, डेल्टा M है द्रव्यमान क्षति। तो बेसिकली द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा ही उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान से क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। और इसी द्रव्यमान में कमी को हम उसकी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो अब ये समझने का हम प्रयास करते हैं कि द्रव्यमान क्षति बेसिकली होती क्यों है। ये एक्स्ट्रा मास जो यहाँ से गायब हो गया, भाई न्यूक्लियस जब नहीं बना रहे थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, तब तो उसमें द्रव्यमान ज्यादा था।
जब उन्होंने नाभिक बनाया तो उसका द्रव्यमान कम हो गया। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हमने 4 आलू को बाहर मेजर किया तो वो 1 किलो के थे, जब थैले के अंदर डाला तो 800 ग्राम के हो गए, तो वो एक्स्ट्रा मास कहाँ गया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि द्रव्यमान क्षति हुई ही क्यों। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस आपने। चलिए इस पूरे को अपन रफ करते हैं, द्रव्यमान क्षति के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो समझिए गाइस, हम ये देखते हैं कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर किसी नाभिक को बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ले रहा हूँ, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में मिलकर किसी नाभिक को बनाते हैं, ये प्रोटॉन्स है 4, मैं हीलियम की नाभिक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर जब किसी हीलियम के नाभिक को बनाते हैं, इस प्रकार का कोई नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में, इस नाभिक बनाने की प्रोसेस में कुछ एनर्जी लिबरेट होती है। क्या लिबरेट होती है? एनर्जी लिबरेट होती है। समझिए मेरी बात, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर किसी नाभिक को बनाते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है। और कितनी एनर्जी लिबरेट होती है उसकी अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है और किसी भी द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा को लिखा जाता है E = mc²। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं तो वहां से ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा यहाँ मास में यानी द्रव्यमान में हुई क्षति के कारण ही लिबरेट होती है। तो समझिए कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर द्रव्यमान नाभिक बनाते हैं तो उस स्थिति में जो ऊर्जा लिबरेट होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा इस द्रव्यमान क्षति के रूप में ही निकलती है। मतलब द्रव्यमान में जो कमी होती है वो द्रव्यमान में कमी किस में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ पर जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं तो हमने द्रव्यमान क्षति को कितना लिखा था? तो द्रव्यमान क्षति को हमने लिखा था ΔM, वो घट जाती है इतनी द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा किससे दी जाएगी? वो ऊर्जा दी जाएगी द्रव्यमान इंटू प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह कितना आ जाएगा? ΔM और इंटू c²। ये ऊर्जा जो है इसे हम बंधन ऊर्जा या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझिए। हमने क्या बताया कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर किसी नाभिक को बनाते हैं उस स्थिति में इस नाभिक से ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा किसके कारण निकलती है? यहाँ द्रव्यमान में हुई कमी के कारण। मतलब द्रव्यमान में जितनी कमी हुई है वो कमी कहीं नहीं गई बल्कि ऊर्जा में बदलकर निकल जाती है और इसी कारण यहाँ ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। और जितनी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को अपन बंधन ऊर्जा या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्यों कहा इसको? क्यों, समझिए। हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये नाभिक है ऐसा का ऐसा, ये हीलियम के नाभिक की अगर अपन बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं ये हीलियम का नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर इस नाभिक को हमें तोड़ना है, ठीक है, तो नाभिक को तोड़ने के लिए हमें इसे क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? जितनी ऊर्जा ये नाभिक बनाते समय रिलीज कर रहा है तो उतनी ही ऊर्जा हमें यहाँ पे इसको वापस देनी पड़ेगी Δmc² के बराबर। तो जब इसको हम इतनी ऊर्जा देंगे इस स्थिति में ये वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाएगा। मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स में टूट जाएगा। तो हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा को 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। 2 प्रकार से किस तरह से? समझिए मेरी बात, है ना। हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझिए कि जब सर्टेन नंबर में, जब निश्चित संख्या में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर किसी नाभिक को बनाते हैं उस स्थिति में जितनी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, पहली डेफिनेशन। या किसी नाभिक को उसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए, न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे भी हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यहाँ पे द्रव्यमान क्षति क्यों होती है? क्योंकि नाभिक बनते समय ऊर्जा जो निकलती है वो इसी द्रव्यमान के कारण निकलती है। मतलब द्रव्यमान में जितनी कमी होती है वो ऊर्जा के रूप में बदल जाती है और उतनी ही ऊर्जा जब हम इसको वापस देंगे तो ये अपने अवयवी कणों में टूट जाएगा जिससे यहाँ पे जो द्रव्यमान में क्षति थी वो वापस पूर्ति हो जाएगी। तो द्रव्यमान क्षति बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि नाभिक बनते या टूटते समय ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में निकलती है और उसी की वजह से द्रव्यमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे अपन द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो यहाँ बंधन ऊर्जा की 2 डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी जा सकती है? बंधन ऊर्जा की 2 डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ। पहली डेफिनेशन देखिएगा। पहली डेफिनेशन क्या है कि निश्चित संख्या में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर
नाभिक बनाते समय जितनी ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो निश्चित संख्या में न्यूक्लियॉन्स, मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जगह न्यूक्लियॉन्स लिखूंगा। न्यूक्लियॉन्स, निश्चित संख्या में न्यूक्लियॉन्स मिलकर नाभिक बनाते समय मुक्त हुई ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है कि निश्चित संख्या में न्यूक्लियॉन्स मिलकर जब नाभिक बनाते हैं तो जितनी ऊर्जा रिलीज होती है उसे अपन नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, पहली डेफिनेशन। या फिर किसी भी नाभिक को उसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए उसे जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे भी हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो किसी नाभिक को, दूसरी डेफिनेशन होगी, किसी नाभिक को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए, न्यूक्लियॉन्स में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन इसकी सही है कि किसी नाभिक के बनते समय जो ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, या नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे भी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसके कारण मिलती है, द्रव्यमान में जो कमी होती है यानी द्रव्यमान क्षति ही किसमें बदलती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा में। तो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द्रव्यमान क्षति ही या द्रव्यमान में कमी जो है, जिसे अपन ने द्रव्यमान क्षति कहा था, द्रव्यमान क्षति ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा में बदलती है। द्रव्यमान क्षति ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा में बदलती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली कि बेसिकली द्रव्यमान क्षति क्या होती है और नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। अब समझिए इस बात को, मेरी बात को। हमने ये देखा कि जब नाभिक बनता है उस समय ऊर्जा रिलीज होती है और उस ऊर्जा की रिलीज होने के कारण ही ये नाभिक स्टेबल होता है। हमने क्या पढ़ा कि अगर ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, किसी भी पार्टिकल की स्टेबिलिटी कम होती है, और ऊर्जा अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जब न्यूक्लियॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं, इस नाभिक के बनते समय जब इसमें से ऊर्जा निकल गई, मतलब इस नाभिक में ऊर्जा क्या बची है, बहुत ही कम। नाभिक में ऊर्जा बहुत कम बची है, मतलब ये नाभिक स्थायी हो जाता है, उसमें कम ऊर्जा होगी। और इसी प्रकार जब इस नाभिक को अपन ऊर्जा देंगे बाहरी स्रोत से, अब इस नाभिक में ऊर्जा कम है तो ये स्टेबल है, लेकिन जब इसको हम बाहरी स्रोत से ऊर्जा देंगे, मतलब इसमें ऊर्जा बढ़ा दी हमने, जब इसमें ऊर्जा बढ़ गई तो ये नाभिक अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के कारण ये अपने अवयवी कणों में टूट जाएगा। मतलब नाभिकीय बंधन ऊर्जा रिलीज क्यों होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा रिलीज इसलिए होती है ताकि इस नाभिक में ऊर्जा कम रहे और ये नाभिक स्थायी रहे, और इसी नाभिक को अगर हम वापस ऊर्जा दे देंगे तो इसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ने के कारण ये विभाजित हो जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, नाभिक टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा और डीप डिस्कस करेंगे कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा स्टेबिलिटी से किस प्रकार से रिलेटेड है, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और इसके कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने प्यार काम में कर लीजिएगा।